अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीपीसी का कंप्लीट पोर्शन क्लियर करने की कोशिश करेंगे लॉ गेट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस के अंदर सेक्शंस भी हैं, इसके सिलेबस के अंदर ऑर्डर्स भी हैं। अब अगर सेक्शंस की बात की जाए तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो सिलेबस है सेक्शंस वाइज अगर हम देखें तो सेक्शंस के अंदर सबसे पहले जो सेक्शन है 1 to 12, उसके बाद 15 to 21, उसके बाद सेक्शन है हमारे पास 47, उसके बाद 75, 96, 115 एंड 151। ये सारे सेक्शंस मोस्ट रिपीटेड भी हैं और आपके सिलेबस में भी हैं। इसके बाद जो ऑर्डर्स हैं, अगर ऑर्डर्स की बात की जाए तो ऑर्डर्स के अंदर जो हमारे पास कंसेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो है ऑर्डर 1, 6, 7, 8, 9, उसके बाद है ऑर्डर 39, ऑर्डर 41 एंड 43। ये आपके ऑर्डर्स का पोर्शन है। अब सेक्शंस और ऑर्डर्स को समझने से पहले तो हमें ये बेसिक डिफरेंस पता हो कि सेक्शंस और ऑर्डर्स में फ़र्क क्या है। अगर सेक्शंस की बात की जाए तो सेक्शंस जो है वो पास होते हैं पास्ड बाय, जो सेक्शंस का पोर्शन है वो कहाँ से पास हो, पास बाय असेंबली। जो आपकी लेजिस्लेचर है, कानून साज इदारा, लेजिस्लेचर जो है वो आपके सेक्शंस को पास करने के इख्तियारात रखती है। और जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स कौन पास करता है? ऑर्डर्स आर पास्ड बाय हाई कोर्ट। बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेक्शंस पास करती है असेंबली या फिर लेजिस्लेशन, और जो आपके ऑर्डर्स हैं वो कौन पास करता है? आपके ऑर्डर्स जो हैं वो पास होते हैं हाई कोर्ट के ज़रिए से। और अमेंडमेंट जो है वो अमेंडमेंट कौन करती है? अमेंडमेंट भी आपकी हाई कोर्ट करती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस आपका ये है कि जो आपके सेक्शंस हैं वो सेक्शंस आपको बेसिक टेल्स अस, जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं हमें बेसिक प्रिंसिपल्स। और जो आपके ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर्स क्या बताते हैं आपको? वो ऑर्डर्स आपको बताते हैं डिटेल्ड प्रोसीजर। डिटेल्ड प्रोसीजर बताता कौन है? ऑर्डर्स। और सेक्शंस बताते हैं आपको बेसिक प्रिंसिपल। जिस तरीके से अगर आप समन्स की बात करें तो सेक्शन के अंदर जस्ट समन्स का जो है बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है। अगर ऑर्डर 5 की बात करें तो ऑर्डर 5 के अंदर समन्स का पूरा प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर मौजूद है कि समन किस तरीके से इशू होगा, समन किन किन टर्म्स एंड कंडीशन में इशू हो सकता है और किसको किस तरीके से समन्स इशू होगा, यानी कि आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया। उसके बाद अगर हम सेक्शन नंबर 1 से देखें, अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे 1 to 12। अगर 1 to 12 है, जाहिर सी बात है तो फिर प्रियम्बल से स्टार्ट होगा। अब प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल के अंदर क्या है? प्रियम्बल सेक्शन 1 हमेशा आपको प्रियम्बल बताता है। प्रियम्बल क्या है कि जो सेक्शन 1 है उसके अंदर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट। आपको ये बेसिक डिफरेंस बताओ कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट में फ़र्क क्या है? एक होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट के जिस दिन आपका जो एक्ट है वो इनेक्ट हुआ, और एक होती है डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब कि वो जो है एक्ट कब इन्फोर्स यानी कि फोर्स में आया। अब जो इन्फोर्समेंट की डेट है वो डिफरेंट है और इनेक्टमेंट की डेट जो है वो डिफरेंट है। लॉ हमेशा होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से? इसकी जो डेट ऑफ इनेक्टमेंट है वो है 21 मार्च 1908। 21 मार्च 1908 को जो है आपकी लेजिस्लेशन पास करती है, आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट बन जाता है। बनने के बाद इन्फोर्स कब होगा? इन्फोर्स होता है जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है आपकी? वो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट होती है 1 जनवरी 1909, 1909। 1 जनवरी 1909 को ये आपका एक्ट जो है इन्फोर्समेंट में आता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये कि इसी डेट को, यही डेट 1 जनवरी 1909, एक
एक्ट की भी इन्फोर्समेंट डेट है, वो है आपका लिमिटेशन एक्ट 1908। तो लिमिटेशन एक्ट और दूसरा हमारे पास जो आपका सीपीसी है, इन दोनों की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट सेम ही है। उसके बाद नेचर क्या है इस लॉ की, इट इज़ एन जनरल लॉ। तो ये एक कानून है जनरल लॉ। अगर आपके पास एक ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जिसमें आपसे ये पूछे कि क्या जनरल लॉ सुपरसीड करता है स्पेशल और लोकल लॉज को, या फिर स्पेशल और लोकल लॉज जो है वो सुपरसीड करते हैं या फिर प्रिवेल करते हैं किसको, जनरल लॉज को। तो देखें, जो आपके जो भी स्पेशल या फिर लोकल लॉज हैं वो हमेशा किसको प्रिवेल करते हैं, इट ऑलवेज प्रिवेल्स जनरल लॉज। ये आपने पॉइंट याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एक एमसीक्यूज प्रीवियसली लास्ट टाइम भी आया था। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, उसके बाद जो है अगर हम डेफिनेशंस की तरफ चलें, डेफिनेशन की तरफ सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है कोड के बारे में। कोड क्या है, कोड इंक्लूड रूल्स। अब रूल्स कहाँ पर मेंशन है, रूल्स यानी कि जो आपके ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर रूल्स मेंशन है, तो कोड के अंदर जो है आपके रूल्स आ जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन डिफरेंस है डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट का, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था किसका, सीपीसी का। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। अब जो डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट है, इन तीनों में से एक सवाल लाजमी आता है। वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि जो आपकी डिक्री है उसकी काइंड्स कितनी हैं, आपको वो भी पता हो, और जो आपका ऑर्डर है वो, और आपका जो जजमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट। अब जो डिक्री है ये कहाँ पर डिफाइंड है, डिक्री इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। अब जो ऑर्डर है, ऑर्डर कहाँ डिफाइंड है, ऑर्डर आपका डिफाइंड होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। और जजमेंट कहाँ पर डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। ये तो रेलेवेंट प्रोविजंस आ गए, रेलेवेंट प्रोविजंस भी आपको याद हो। उसके बाद जो डिक्री है, डिक्री के बारे में आपने ये चीज, ये पॉइंट याद रखनी है, इट इज एन डिक्री इज एन कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन which determines the rights of the parties, which determines the rights of the parties matter in controversy, in controversy। जो आपका मसला चल रहा है, मैटर चल रहा है जो कि कंट्रोवर्सी में है, उसके लिए जो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होती है, राइट्स ऑफ द पार्टीज, हकूक का तयन करती है, उसको हम डिक्री कहते हैं। डिक्री है क्या, हकूक का तयन। देखें डिक्री जो है ना, डिक्री एक कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन किस तरीके से कि जो आपके किसी भी पार्टी, जो दो पार्टीज हैं, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट, उसके हक में कोई भी एक डिक्री पास होती है, यानी उसके हक में एक फैसला आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिक्री। अब डिक्री की अगर काइंड्स की बात की जाए, तो डिक्री की अगर काइंड्स के बारे में अगर हम जाने, तो एक होती है हमारे पास प्रिलिमिनरी, एक होती है फाइनल, एक होती है पार्शियली प्रिलिमिनरी, और एक होती है पार्शियली प्रिलिमिनरी, और जो है पार्शियली फाइनल, और एक होती है डीम्ड डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री वो शुरुआती, यानी कि अगर किसी एक शख्स के हक में शुरुआती डिक्री आ जाए और उसके बाद जो फाइनल डिक्री है वो किसी और शख्स के हक में आए, तो जो फाइनल डिक्री है वो प्रिवेल करेगी किसके ऊपर, प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर। डीम्ड डिक्री क्या होती है, वो डिक्री जो डिक्री हो नहीं लेकिन उसको डिक्री समझा जाए, जिस तरीके से हमारे पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट 7/11, तो उस वो जो है आपकी डीम्ड डिक्री है। उसके बाद where some essentials are missing, where rejection of plaint is not deemed decree। उसके बाद जो आपका ऑर्डर है, फाइनल एंड कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट।
फाइनल एंड conclusive determination of rights. ये भी फाइनल एंड कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट है, बट इट इज नॉट डिक्री. किस तरीके से कि फाइनल कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स विच इज नॉट डिक्री इज एन ऑर्डर. जो आपकी डिक्री नहीं है वो क्या है, वो आपका ऑर्डर है. इसके अंदर भी तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन था, इसके अंदर भी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है, इसके अंदर भी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है. कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन तो है, लेकिन जो डिक्री नहीं होगी वो क्या होगा, वो आपका ऑर्डर होगा. दूसरी बात ये कि ऑर्डर होता क्या है. देखें, जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे आप ये देखेंगे कि जो अदालत की कार्रवाई है, अदालत की कार्रवाई के दौरान हर डेट पर, हर सुनवाई पर अदालत कोई ना कोई ऑर्डर पास कर देती है. ऑर्डर किस तरीके से पास करती है कि एक पार्टी के ज़िम्मे लगा दिया कि आप जो है नेक्स्ट हेयरिंग को ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें. तो अदालत ने क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया. दूसरा ये ऑर्डर पास किया कि इसको जो है प्रोटेक्शन दी जाए सिविल में. ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक किस्म का ऑर्डर है. तो ऑर्डर्स जो है बहुत सारे होते हैं एक केस के अंदर, लेकिन जो डिक्री होती है वो डिक्री या तो प्रिलिमिनरी होती है या तो फाइनल होती है. उसके बाद जजमेंट के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो जजमेंट है, जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, स्टेटमेंट given by a judge on grounds of decree, and judgment follows decree and order. Judgment follows decree and order. किस तरीके से, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. एक शख्स, एक प्लेंटिफ है, उसके हक में डिक्री पास हो गई और अदालत ने ये कहा डिफेंडेंट को कि आप ये प्रॉपर्टी इसको दे दें, इसके हक में डिक्री पास हो चुकी है, आप इसको ये प्रॉपर्टी दे दें. तो वो जो है ग्राउंड्स पूछता है, वो पूछता है, डिफेंडेंट पूछता है मैं इसको ये प्रॉपर्टी क्यों दूं, उसके रीजंस, उसके ग्राउंड्स, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ पासिंग द डिक्री. और जो है आपका डिटेल्ड डिसीजन, क्या इसके एक और पॉइंट याद रख लें, डिटेल्ड डिसीजन ऑफ कोर्ट इज एंड जजमेंट. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये मेन डिफरेंस था किसके दरमियान, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट. यहाँ से एक सवाल लाजमी आता है आपका लॉ गेट के अंदर. उसके बाद जो डेफिनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो कौन सी डेफिनेशन है, उसको भी थोड़ा लुक अप गो थ्रू कर लेते हैं. उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कौन सी है, वो आ जाती है आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पहले आ जाती है पार्टीज ऑफ डिक्री. एक आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 जिसके अंदर है डिक्री होल्डर, और एक है आपका जजमेंट डेटर. अब डिक्री होल्डर कौन है, जजमेंट डेटर कौन है. अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, वो शख्स जिसके हक में डिक्री पास हुई उसको हम कहते हैं डिक्री होल्डर. अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड, जिसके खिलाफ डिक्री पास हो रही है वो क्या है, वो आपका जजमेंट डेटर है. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन. एक मरे हुए शख्स की जो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव. उसके बाद है मींस प्रॉफिट. अब ये मींस प्रॉफिट क्या है, इसको मेसनी प्रॉफिट कहते हैं अक्सर लोग. मींस प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मींस दोज प्रॉफिट्स which are person wrongfully possession of such property actually received or made with ordinary diligence. देखें, एक possessor है और वो अनलॉफुल possessor है. अनलॉफुल possessor होने के बावजूद भी वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी से कुछ जो है प्रॉफिट्स गेन करता है. प्रॉफिट्स जो वो गेन कर रहा है ड्यूरिंग possessor,
उसके पास एक प्रॉपर्टी की पोजेशनशिप है, और जो है वो क्या करता है, वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, किसी शख्स को रेंट पे देता है। अब वो 5 साल जो उसने रेंट रिसीव किया, 5 साल के बाद जो है उसके अगेंस्ट डिक्री पास हो जाती है, वो प्रॉपर्टी उससे जब्त कर ली जाती है। जिसकी एक्चुअल जो प्रॉपर्टी थी वो ये कहता है कि 5 साल के अंदर इसने जो किराया वसूल किया वो किस खाते में गया, वो मुझे किस तरीके से मिलेगा, तो वो जो है उसको हम कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो हब्स वगैरह, जो आपकी झाड़ियाँ वगैरह हैं, जो आपके क्रॉप्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद प्लीडर मींस अ पर्सन इंटाइटल टू अपीयर। प्लीडर जो कि आपका वकील होता है उसको प्लीडर कहा जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 ओपन करें, अगर आप सेक्शन नंबर 3 ओपन कर लेते हैं तो आ जाता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोड। सेक्शन नंबर 3 किस चीज़ के बारे में है? सबऑर्डिनेशन ऑफ कोड। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोड क्या है? देखें, सेक्शन नंबर 3 कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द डिस्ट्रिक्ट कोड इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड द सिविल कोड इज सबऑर्डिनेट टू द एवरी कोड। सिविल कोड इज सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट कोड। अब देखें, जो हाई कोर्ट है, एक है हाई कोर्ट, इसके सबऑर्डिनेट कौन सी कोड है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन सी है? सिविल कोर्ट। अब यहां पर लास्ट टाइम सवाल ये आया कि जो आपकी सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू डैश। उसके अंदर जो ऑप्शंस आए वो आए हाई कोर्ट, फिर आया बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आया सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दीज। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने क्लिक किया किस पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। अब जिसका एक्चुअल आंसर क्या है, देखें, जो सिविल कोर्ट है वो किसके मातहत है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी मातहत है और हाई कोर्ट के भी मातहत है। सिविल कोर्ट किसके मातहत है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी मातहत है और हाई कोर्ट के भी मातहत है। तो अगर इस टाइप का, अगर वो देखें, वो क्वेश्चंस बनाने वाले वो क्या करते हैं, वो आपकी साइकी से खेल रहे हैं किस्म के। वो वर्ड्स, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द, अगर आप बैरक पढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी शख्स 80 से कम मार्क्स उठाएगा। लॉ गेट के अंदर पेपर कहाँ से बन रहा है? पेपर तो उसके बैरक्स में से ही बन रहा है ना। तो सिविल कोर्ट किसके मातहत है? सिविल कोर्ट मातहत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मातहत है हाई कोर्ट के, लेकिन जो सिविल अदालत है वो इन दोनों के भी मातहत है। ये आपने याद रखना है। मुझे तो हैरत इस बात पे होती है कि ये क्वेश्चन भी अक्सर स्टूडेंट्स ने गलत किया। वो गलत करने का रीज़न क्या था? उन्होंने बैरक को पढ़ा नहीं था, सिर्फ जो है उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे जितने भी लेक्चर्स थे वो सुने और वो जाके पेपर देने के लिए बैठ गए। जब तक आप बैरक खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कितना ही यहाँ पे अपना सर खपा लूँ, कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि आपका पेपर कहाँ से आ रहा है? बैरक में से है। पेपर कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश के अंदर। मैं कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ आपको? कन्वे कर रहा हूँ आपकी अपनी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 है सेविंग्स के बारे में। अब ये सेविंग्स क्या है? सेविंग्स हमें ये कह रहा है कि अगर किसी और कानून में कोई सेक्शन मौजूद है, किसी और कानून में कोई बात लिखी है, तो उसको आप फॉलो करें, इसको ना करें। अगर नहीं लिखी फिर आप इसको फॉलो करेंगे। ये होता है सेक्शन नंबर, जिसको हम कहते हैं सेविंग क्लास। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 क्या है? सेक्शन नंबर 5 है एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू के जो मामलात होंगे वो रेवेन्यू कोड ही डील करेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में अगर हम बात करें, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, तो जो अगर हम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी देखें, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले जब भी आप कोई भी सूट इंस्टीट्यूट करते हैं किसी भी अदालत में, तो वो अदालत ये देखती है कि इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो मेरी जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है या नहीं करती। किस तरीके से? जो आपका जो आपका सिविल जज ग्रेड 3 है, उसकी जो लिमिट है, किसकी? उसकी जो लिमिट है किसी भी उसके केस को सुनने की, वो लिमिट कितनी है? लेट सपोज के 3 लाख या 5 लाख रुपीज़ है। और जो सिविल जज ग्रेड 1 है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अदालत सबसे पहले तो ये चीज़ देखेगी कि क्या मैं इस सूट को एंटरटेन कर भी सकता हूँ, क्या मैं इस सूट को जो है इंस्टीट्यूट ये अपने राइट फॉर्म पे कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यही होती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 क्या है? सेक्शन नंबर 7
हमारे पास आ जाता है स्मॉल काजेस कोर्ट। स्मॉल काजेस कोर्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जो पीटी मैटर्स होते हैं, जो छोटे मोटे मामलात होते हैं, उनके लिए हर प्रोविंस के अंदर स्मॉल काजेस कोर्ट्स बनाई जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 है, सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल नेचर अनलेस बार्ड। कोर्ट टू ट्राई, इस तरीके से इसको हम कहते हैं अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। अगर आपसे ये पूछता है कि अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन जो है को कहाँ मेंशन्ड है, तो अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 9। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन होती क्या है? देखें, अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन ये कह रही है कि जो आपकी सिविल अदालत है वो हर मामलात को सुन सकती है जब तक कि उस पर किसी भी किस्म की रुकावट ना हो, बार ना लगाओ, किसी भी किस्म का उसके ऊपर बार ना लगाओ। अगर बार लग चुका है तो फिर जो है वो अदालत आपके उस सूट को एंटरटेन नहीं कर सकती। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 10। अब यहाँ पर तो बार की बात की गई। बार हैं 3 काइंड्स के। वो 3 काइंड्स कौन से हैं? एक है स्टे ऑफ सूट, या फिर हम कहते हैं रेस सब जुडिस, और एक है हमारे पास रेस जुडिकाटा, और एक है हमारे पास प्ली ऑफ फ्रॉड। सेक्शन नंबर 12 टू सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 हमें ये कह रहा है कि नो कोर्ट शल प्रोसीड। वर्ड क्या याद रखना है आपने? नो कोर्ट शल प्रोसीड। कोई भी अदालत मुकदमे को प्रोसीड नहीं कर सकती। क्यों? उसका रीज़न ये है कि एक कोर्ट में ऑलरेडी वो जो आपका मुकदमा है वो चल रहा है। देखें, अगर इन दोनों के लिए, इन दोनों सेक्शंस के लिए आपने जो पॉइंट याद रखने हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सेम पार्टीज, सेम काज ऑफ एक्शन, सेम पार्टीज हैं, सेम काज ऑफ एक्शन है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, और आपका मुकदमा किसी भी अदालत में चल रहा है तो वो आ जाएगा रेस सब जुडिस। और सेम पार्टीज है, सेम काज ऑफ एक्शन है, और वो किसी भी अदालत से उसकी डिक्री, उसकी जो है फैसला हो चुका है। किस तरीके? अब देखें, सेम पार्टीज हैं, सेम काज ऑफ एक्शन है, और किसी भी अदालत ने उस जो काज ऑफ एक्शन के ऊपर अपना फैसला जो है दे दिया है, तो फिर क्या होगा? रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो रेस जुडिकाटा के अंदर अगर आप इंग्लिश वर्ड के अंदर देखें तो नो कोर्ट शल ट्राई। वर्ड क्या है? नो कोर्ट शल ट्राई। कोई भी अदालत ट्राई नहीं करेगी। नो कोर्ट शल ट्राई एनी सूट विच इज और इशू विच इन द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंटियली इन इशू। वर्ड्स यहाँ पर देखें, जो वर्ड्स हैं बैरक के अंदर, वो वर्ड्स ही आपके एमसीक्यूज के अंदर आएंगे। अगर आप वर्ड बाय वर्ड एक दफ़ा इन्हीं पूरे के पूरे सेक्शंस को, ऑर्डर्स को एक बार पढ़ेंगे, यूँ समझिए कि लॉ गेट आपके लिए ईजी हो गया। क्योंकि इसके मार्क्स कितने हैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके जो मार्क्स हैं लॉ गेट के अंदर, वो मार्क्स हैं आपके 20 मार्क्स। 20 मार्क्स में से अगर आप यूँ समझे 18 मार्क्स पे उठा लेते हैं, अगर इसी तरीके से आप पूरे के पूरे सिलेबस की तैयारी करते हैं तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। उसके बाद सेक्शन नंबर 12, अच्छा 12 प्ली ऑफ फ्रॉड। प्ली ऑफ फ्रॉड क्या? अगर कोई आपसे फ्रॉड करता है और फ्रॉड करके वो जो है डिक्री हासिल कर लेता है अदालत से। अब वो फ्रॉड किस तरीके से होगा कि आपको जो है समन्स इशू हुए, और वो समन्स इशू तो हुए लेकिन आपके प्रॉपर एड्रेस पे इशू नहीं हुए, और आपको पता ही नहीं है कि आपके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा है। उसने एक्स पार्टी के ज़रिए से वो जो है आपके खिलाफ डिक्री हासिल कर लेता है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एप्लीकेशन देंगे 12(2) की, प्ली ऑफ फ्रॉड की, और इसकी जो लिमिटेशन है वो 12(2) की आर्टिकल 95 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 3 ईयर्स है। बट वेन इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी, वैसे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। खैर, लिमिटेशन की बात पे आप फोकस ना करें क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 15 से लेकर 21 तक। 15 से लेकर 21 तक बात करता है किसकी? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ये होती है कि जो भी आपका केस है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी, जहाँ पर प्रॉपर्टी होगी वहाँ पर मुकदमा होगा। सेक्शन नंबर 15 ये कहता है कि कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, एवरी सूट शल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई। देखें, जब आप मुकदमा फाइल करते हैं किसी भी किस्म के
किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आपकी और आप जो है मुकदमा फाइल करने जा रहे हैं अदालत में, तो आप लोवेस्ट ग्रेड में फाइल करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। एकदम आप हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, एकदम आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, एकदम आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते, लोवेस्ट कोर्ट में करेंगे, लोवेस्ट कोर्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपर जो है अपील वगैरह करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 16 क्या बताता है? सेक्शन नंबर 16 हमें कहता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। सेक्शन नंबर 16 हमें ये कहता है कि जहां पर आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, आपने सूट वहां पर इंस्टीट्यूट करना है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 17 हमें बता रहा है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि आपकी जो अदालत है, आपके जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर इस ऐसी जगह पर है कि जिसके पास दो जो है अदालत की जुरिस्डिक्शन लगती है। अब एक प्रॉपर्टी आपकी, वो प्रॉपर्टी कहाँ पर है? वो प्रॉपर्टी आपकी है मटियारी और हैदराबाद के दरमियान, और वो बिल्कुल सेंटर में है। अब यहाँ पर आधी प्रॉपर्टी लग रही है मटियारी में और आधी प्रॉपर्टी हैदराबाद में, तो आप कहाँ इंस्टीट्यूट करेंगे? तो फिर आपकी मर्जी है, आप मटियारी में भी कर सकते हैं, आप हैदराबाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर है आपके पास 18, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। अब देखें, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि हैदराबाद और मटियारी के दरमियान है, और आपको पता नहीं चल रहा कि इसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो मटियारी लगती है, हैदराबाद लगती है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किसी भी अदालत में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 19 है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन ऑफ मोबाइल, कि जो जब भी आपका कंपनसेशन का मामला होगा, कंपनसेशन का मुकदमा होगा, तो वो वहाँ पर होगा जहाँ पर आपका डिफेंडेंट रिजाइड करता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है कि अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिजाइड काज ऑफ एक्शन अराइजेस, कि बाकी जितने भी मुकदमे वो वहाँ पर होंगे जहाँ पर आपका डिफेंडेंट रहता है, या फिर काज ऑफ एक्शन जो मसला जहाँ जिस सिटी में बना है उस सिटी में आपका जो है सूट इंस्टीट्यूट होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने एक लाइन आपने याद रखनी है। वो लाइन कौन सी है? वो लाइन ये है कि जो ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन है, किसी भी किस्म का जब ऑब्जेक्शन रेज होता है, तो पॉइंट उसके लिए ये याद रखने आपने, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जब भी आप ऑब्जेक्शन पर ऑब्जेक्शन ऑफ जुरिस्डिक्शन रेज करेंगे, तो आप एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप जो है ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर जो आज के सिलेबस के अंदर जो सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 47। अब सेक्शन नंबर 47 किस चीज़ के बारे में है? वो है एग्जीक्यूशन, क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चंस, जो भी आपके सवालात वगैरह होंगे वो किस तरीके से होंगे एग्जीक्यूशन के दौरान, क्या आप उसके लिए अलग से मुकदमा फाइल करेंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सेक्शन नंबर जो 47 है, सेक्शन नंबर 47 को अगर आप ओपन करें तो 47 हमें क्या कहता है? 47 कहता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अब इसके अंदर आपने कौन सी पॉइंट याद रखनी है? इसके अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, इसका क्लास 1 और क्लास 2 है में, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, discretionary. All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed and their representative relating to the execution, discharge, satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree, not to be separate suit. यहाँ पर सिंपली बात ये है कि जब भी किसी भी किस्म का एग्जीक्यूशन के दौरान, अमल दरामद के दौरान कोई भी क्वेश्चन रेज होगा, तो उसके लिए आप अलग से मुकदमा फाइल नहीं करेंगे। उसी सूट के अंदर जो भी क्वेश्चन हैं बिटवीन द पार्टीज एंड बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव, वो उसी सूट के अंदर ही आप जो है क्वेश्चन रेज करेंगे। ये क्या कुछ आपका जो है सेक्शन नंबर 47। उसके बाद सेक्शन नंबर 47 के बाद फर्दर अगर हम चलें सेक्शन नंबर 75, कमीशंस के बारे में। कमीशंस कब अपॉइंट होती है? देखें, कमीशंस के 4 ग्राउंड है, पावर ऑफ कोर्ट टू अपॉइंट कमीशंस। उसके 4 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो ग्राउंड है, टू एग्जामाइन एनी पर्सन, टू एग्जामाइन एनी पर्सन। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है आपका टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन।
टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद थर्ड है टू एडजस्ट अकाउंट। उसके बाद फोर्थ है आपका टू मेक पार्टीशन। ये 4 ग्राउंड्स हैं कमीशन अपॉइंट करने के। जब भी अदालत कमीशन अपॉइंट करती है तो इन 4 फॉलोइंग ग्राउंड्स पर करती है। अब वो फॉलोइंग ग्राउंड्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने हैं, जो कि कमीशन अपॉइंट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर जो आपका है 96 किस चीज़ के बारे में, 96 है आपका अपील के बारे में। अब 96 के अंदर क्या है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री सेव वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर इस कानून के अंदर कहीं और कोई बात लिखी है तो, और बाय एनी अदर लॉ फॉर अ टाइमिंग एंड फॉर एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिग्री पास्ड बाय एनी कोर्ट। जो आपकी अपील है हर डिग्री के खिलाफ, एवरी डिग्री वर्ड क्या याद रखना है, एवरी डिग्री, हर डिग्री के खिलाफ आपकी अपील लाई करेगी। हर डिग्री के खिलाफ आपकी अपील लाई करेगी, लेकिन हर ऑर्डर के खिलाफ अपील लाई नहीं करती। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि पास बाय एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन टू द कोर्ट अथोराइज टू हेयर अपील्स। लेकिन अपील कौन सुनेगी, जो अपीलेट फॉरम होगी। आप ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में करेंगे, अपीलेट फॉरम जो होगी फर्स्ट अपील लाए वहाँ करेगी। उसके बाद जो है नो अपील में एन अपील में लाए फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टी। तो अपील लाए कर भी सकती है जब आपकी जो है एक्स पार्टी डिग्री पास हो जाए। उसके बाद एक और पॉइंट आपने याद रखने कि जो कॉन्सेंट डिग्री होती है, कॉन्सेंट डिग्री के खिलाफ कभी भी अपील लाए नहीं करती। अब यहाँ पर लास्ट टाइम जो सवाल आया वो सवाल ये था कि क्या कॉम्प्रोमाइज डिग्री के खिलाफ अपील लाए करेगी या नहीं करेगी। देखें, कॉम्प्रोमाइज डिग्री कॉन्सेंट डिग्री बात एक ही है। जब दोनों पार्टीज अपनी रजामंदी से डिग्री पास करवा रही हैं, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है या फिर कॉन्सेंट अपनी दे रही हैं, तो उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं होगी। उसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर जो है आज का सेक्शन नंबर 115 एंड 151। 115 क्या है, 115 जो आज का सेक्शन है वो हमें क्या कहता है, सेक्शन नंबर 115। अगर हम सेक्शन नंबर 115 को खोलें तो वो हमें बताता है किस चीज़ के बारे में, वो बात करता है रिवीजन की। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर रिकॉर्ड ऑन एनी केस। देखें, रिवीजन कब फाइल होगी, रिवीजन कब फाइल होगी, जहां पर वेयर नो अपील लाइज, जहां पर अपील लाई नहीं करेगी वहां पर आपकी रिवीजन होगी। दूसरी पॉइंट क्या है कि ओनली रिवीजन जो है वन टाइम के लिए होती है। रिवीजन कब होगी, वन टाइम, एक बार ही रिवीजन फाइल कर सकते हैं, बार बार आप रिवीजन फाइल नहीं करेंगे। उसके बाद जो इसके पॉइंट्स है, टू हैव एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। अगर अदालत के अंदर जो है अदालत को उसकी जुरिसडिक्शन नहीं बताई गई, यानी कि उसको जो है जुरिसडिक्शन जो नहीं देगी वो एंटरटेन कर ले, तब भी रिवीजन फाइल होगी। उसके बाद जो है टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन सो वेस्टेड, उसको जुरिसडिक्शन दी गई लेकिन वो उस जुरिसडिक्शन को एंटरटेन नहीं करता, तब भी आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी, यानी कि गलती से अपनी जो है जुरिसडिक्शन को एंटरटेन कर ले, तब भी आप जो है कर सकते हैं अपनी रिवीजन। उसके बाद जो रिवीजन का है, प्रोवाइडेड फर्दर डेट सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 90 डेज। इसकी लिमिटेशन है वो 90 डेज है। अब ये लिमिटेशन कहाँ बताई गई है, ये इसी एक्ट के अंदर बताई गई है। अगर इसी एक्ट के अंदर लिमिटेशन बताई गई है तो आपने याद रखनी, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर है। अगर सिलेबस के अंदर जो जो पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाते हैं 115। अब जो सेक्शन नंबर 151 है, 151 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको 151 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट। सबसे पहली पॉइंट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट। सिविल कोर्ट के भी इनहेरेंट पावर्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट की भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी हैं। पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट ये कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट
के जो ग्राउंड्स हैं वो क्या ग्राउंड्स हैं, वो हैं आपके एंड ऑफ जस्टिस, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, एंड ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस। टू डिटरमाइन द एंड ऑफ जस्टिस एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस आप जो है इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट की एप्लीकेशन देते हैं। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट है क्या आखिर? देखें, जब भी आपको अदालत के अंदर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही, देखिए सीपीसी बहुत एक वसी सब्जेक्ट है, सीपीसी एक बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। इस लेंदी सब्जेक्ट होने के बावजूद आप एक सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी एक प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पर आपको ये पता नहीं चल रहा कि मैं जो है अब कौन सी एप्लीकेशन दूँ, मैं जो है अब क्या प्रोसीजर एडॉप्ट करूँ। तब आप क्या करेंगे, आप जो है 151 के जो है एप्लीकेशन देंगे। 151 की एप्लीकेशन ये होती है कि अदालत के पास ये इख्तियारात हैं कि अदालत जो है अपने पावर्स को एक्सरसाइज करे, अपने पावर्स को यूज़ करके एंड ऑफ जस्टिस और अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस को होने से बचाएं। और ये पावर्स सिविल कोर्ट के भी पावर्स हैं, ये पावर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी पावर्स हैं, और यही पावर्स आपके हाई कोर्ट के भी पावर्स हैं। उसके बाद अब अगर हम ऑर्डर की तरफ चलें, सबसे पहले ऑर्डर 1, पार्टीज़ टू सूट। ऑर्डर 1 किस चीज़ के बारे में है? पार्टीज़ टू सूट। पार्टीज़ टू सूट है क्या कि आपके सूट के अंदर कौन कौन पार्टी बन सकता है, कौन कौन पार्टी नहीं बन सकता, और किस किस तरीके से वो पार्टी बन सकता है। सबसे पहले जो अगर हम बात करें पार्टीज़ टू सूट के बारे में, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है इस ऑर्डर के अंदर, तो वो रूल कौन सा है? वो रूल है आपका ऑर्डर 1 रूल 10। अब ऑर्डर 1 रूल 10 किस चीज़ के बारे में है? वो है मिस ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर। देखें, अगर किसी भी शख्स को सूट के अंदर ऐड होना है या सूट के अंदर से डिलीट होना है, तो वो क्या करेगा? 110 की एप्लीकेशन देगा। ऑर्डर 1 रूल 10। ऑर्डर 1 रूल 10 का टाइटल क्या है? सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिव। अगर किसी शख्स को गलती से जो है ऐड कर दिया जाए तब। अब इसके लिए जो वर्ड्स आपने याद करने हैं, एक वर्ड मिस ज्वाइंडर और एक वर्ड नॉन ज्वाइंडर। अब ये मिस ज्वाइंडर क्या है, नॉन ज्वाइंडर क्या है, इन दोनों वर्ड्स को अगर आप याद करें तो सबसे पहले जो नॉन ज्वाइंडर है, एड मी। अगर कोई शख्स, किसी शख्स को ऐड नहीं किया जाता पार्टी के अंदर, पार्टीज टू सूट के अंदर, और वो चाहता है ऐड होना, उस सूट के अंदर ऐड होना चाहता है, तो वो जो है क्या है? वो नॉन ज्वाइंडर है। मिसाल के तौर पे एक्स, वाई और जेड, ये तीनों जो है एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा करते हैं। किस चीज़ का मुकदमा? एक प्रॉपर्टी का मुकदमा है। अब यहाँ पर जो आपका बी है, ये है इनकी सिस्टर, जिनका उस पार्टी यानी कि उस सूट के अंदर ऐड होना बहुत ही नेसेसरी था। ये एक नेसेसरी पार्टी थी और ये अब ऐड होना चाहती हैं, तो ये क्या है? नॉन ज्वाइंडर है। अब एक मुकदमा है जो कि एक्स करता है किसके खिलाफ? जेड के खिलाफ, और वो जो है किसको ऐड कर देता है? वो वाई को भी ऐड कर देता है, और वाई जो है वो क्या है? वो जेड का टेनेंट है, किराएदार है। अब यहाँ पर ये वाई जो है वो नेसेसरी पार्टी नहीं है, तो ये एप्लीकेशन देगा किस चीज़ की? मिस ज्वाइंडर की, कि मुझे गलती से ऐड कर दिया गया, मेरा इस मुकदमे से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है ऑर्डर 1 क्लियर करें। ऑर्डर 1 के बाद जो है अगर आप आ जाएं ऑर्डर 6 की तरफ, प्लीडिंग जनरली। प्लीडिंग क्या है? अगर हम प्लीडिंग की बात करें कि प्लीडिंग क्या है और प्लीडिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि प्लीडिंग के अंदर आपकी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों ही आ जाती हैं। वो किस तरीके से दोनों आएंगी? देखें कि ऑर्डर 6 रूल 1 क्या हमें बताता है? प्लीडिंग। और प्लीडिंग के अंदर क्या बताता है? प्लीडिंग इंक्लूड्स प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। कि आपकी जो प्लीडिंग है उसके अंदर प्लेंट भी आ गई, रिटन स्टेटमेंट भी आ गई। और प्लीडिंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रूल है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कौन सा है? वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है आपका, एक है 15, एक है 16 और एक है 17। 15 क्या है? एफिडेविट, कसमनामा। ये एक ऐसा रूल है जिसकी वजह से अक्सर वकला जहन्नुम में जाएंगे। तो किस तरीके से जहन्नुम में जाएंगे? उसका रीज़न ये है कि देखें, आपको पता है कि मैं जिस भी अपने क्लाइंट से कसमनामा दिलवा रहा हूँ, ये कसमनामा झूठा है, आपकी नॉलेज में है ये बात,
और आप जानते बूझते उससे कसमनामा दिलवा रहे हैं, तो यूँ समझिए कि ये आखिरत, आपकी अपनी आखिरत ख़राब करने वाली बात है। खैर, उसके बाद एफिडेविट के बाद है ऑर्डर, जो है आपका ऑर्डर 6 रूल 16। ऑर्डर 6 रूल 16 किस चीज़ के बारे में, वो है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। अगर आपकी प्लीडिंग यानी कि प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के अंदर कोई भी एक ऐसी पॉइंट आ गई जो कि आप स्ट्राइक आउट करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी किसी किस्म की क्लेरिकल मिस्टेक आ गई, अब उस क्लेरिकल मिस्टेक को आप सॉल्व करना चाहते हैं, उस क्लेरिकल मिस्टेक को आप जो है उस पर्टिकुलर लाइन को आप जो है स्ट्राइक आउट यानी कि निकलवाना चाहते हैं, तो फिर आप देंगे ऑर्डर 6 रूल जो है 16 की एप्लीकेशन। उसके बाद ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट इन प्लेंट। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। अमेंडमेंट इन प्लीडिंग का मतलब क्या है कि लेट सपोज के आप जो है एक रिलीफ क्लेम कर रहे थे, और रिलीफ क्लेम करने के दौरान एक ऐसा हुआ कि आपके रिलीफ 2 थे और आपने एक रिलीफ क्लेम किया और एक रिलीफ क्लेम नहीं किया। अब आप चाहते हैं कि प्लीडिंग के अंदर मैं अमेंडमेंट करवाऊं, तो फिर आप एप्लीकेशन देंगे ऑर्डर 6 रूल 17 की। उसके बाद क्या, उसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर 7 की तरफ। ऑर्डर 7 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या मोटी मोटी बातें याद रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि प्लेंट के अंदर पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट क्या है। पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, पर्टिकुलर ऑफ प्लेंट के अंदर यानी कि प्लेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले आपका टॉप पे आएगा क्या, नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉड। सबसे पहले तो अदालत का नाम आएगा। अदालत का नाम आने के बाद द नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द प्लेंटिफ की ईच एंड एवरी डिटेल। उसके बाद जो है आपके डिफेंडेंट की ईच एंड एवरी डिटेल। फिर उसके बाद जो है फैक्ट्स, काज ऑफ एक्शन जो है काज ऑफ एक्शन बताएंगे, फैक्ट्स बताएंगे। उसके बाद आप क्या बताएंगे, उसके बाद जो है आप बताएंगे रिलीफ, जो प्लेंटिफ जो है रिलीफ क्लेम कर रहा है वो रिलीफ हो गया। उसके बाद अगर प्लेंटिफ अलो करता है सेट ऑफ, तो वो सेट ऑफ या रिलिंग्विश करता है, अगर कोई भी जो है हिस्सा छोड़ देता है, तो वो ईच एंड एवरी थिंग जो पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंट है वो आपको प्लेंट के पर्टिकुलर्स याद हों बस। उसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर 8। अच्छा, ऑर्डर 8 की तरफ जाने से पहले जो इसके अंदर और इम्पोर्टेंट है वो है 7-10 और एक है 7-11। जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो ये दोनों आपको अक्सर नजर आएंगे। 7-10 क्या है, 7-11 क्या है। 7-10 है आपकी रिटर्न ऑफ प्लेंट, 7-10 क्या है आपकी रिटर्न ऑफ प्लेंट, और एक है आपकी रिजेक्शन। रिटर्न ऑफ प्लेंट रिटर्न कब की जाएगी और प्लेंट जो है आपकी रिजेक्ट कब की जाएगी। प्लेंट रिटर्न तब की जाएगी जब आप ऐसी अदालत के पास ले जाएं जिसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो अदालत आपको जो है प्लेंट को रिटर्न करेगी कि आप जो है प्रॉपर फॉर्म पे जाके इसको इंस्टीट्यूट करें। और जो है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को रिजेक्ट कब किया जाएगा, उसके 4 ग्राउंड है। वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज काज ऑफ एक्शन, जब जो है आप प्रॉपर काज ऑफ एक्शन ना बता रहा हो, आपका केस जो है वो काज ऑफ एक्शन ना शो कर रहा हो, या फिर जो है where the relief claim is undervalued and where the plaintiff being required to the court to correct the valuation with time fixed and he fails। जब आपके जो क्लेम है वो अंडर वैल्यूड हो और कोर्ट उसको मौका दे कि इसको जो है प्रॉपर, इसको जो है वैल्यूएशन को ठीक करें, और वो वैल्यूएशन को ठीक ना कर पाए। उसके बाद है वेयर द रिलीफ क्लेम इज़ प्रॉपरली वैल्यूड, जब आपका रिलीफ क्लेम जो है प्रॉपरली वैल्यूड तो हो, लेकिन क्या होता है कि प्लेंट इज़ रिटन अपॉन अनसफिशिएंट स्टैम्प्ड, और जो है यानी कि सही तरीके से स्टैम्प ना हुआ हो, या फिर जो है वो किसी भी तरीके से बार्ड बाय लॉ हो। बार्ड बाय लॉ पहले भी बता चुका हूँ, रेस सब जुडिस रेस जुडिकाटा की सूरत में वो जो है रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी प्लेंट जो है क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए अक्सर एक वर्ड यूज़ किया जाता है इन लेमिनी यानी कि इन एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द सूट के आपके इनिशियल स्टेज पे अगर जो है आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है तो फिर जो है उसको इन लेमिनी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएं आप रिटर्न स्टेटमेंट, जवाब दावा। देखें, प्लेंटिफ ने जमा करवाई प्लेंट, फिर जो है आपका डिफेंडेंट जमा करवाएगा रिटर्न स्टेटमेंट। जब आपका जो डिफेंडेंट है वो जमा करवाता है रिटर्न स्टेटमेंट, तब क्या होता है, तब सिंपल ये होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वो ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी रिलीफ जो प्लेंटिफ क्लेम कर रहा है प्लेंट के अंदर उसको आंसर करेगा, तो उसको आंसर करने का पाबंद है। और अगर वो उसको आंसर नहीं करता, डेट मीन्स कि वो उसको अगर छोड़ देता है, इट मीन्स कि वो उसको एडमिट करता है।
अब यहाँ पर एवर्सल एवर्सल एडमिट एवर्सल एडमिट का मतलब क्या है कि देखें, रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है कुछ हिस्सा उसका एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हिस्सा उसका एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किस तरीके से? आप ये कहते हैं कि जब प्लेंटिफ ने प्लेंट दाखिल की, उसमें ये लिखा हुआ था कि मेरी जो है शादी हुई, तो आप एडमिट करें मेरी शादी हुई। फिर उसमें लिखा है कि क्या जो है शादी के बाद मैंने इतने पैसे दिए, मैं एडमिट नहीं करता इस चीज़ को। तो पार्शियली एडमिट पार्शियली डिनाइड, इसको इस तरीके से कहा जाता है। उसके बाद है सेट ऑफ। इसके अंदर और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है सेट ऑफ की। सेट ऑफ का मतलब क्या? काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम का क्या मतलब है? सेट ऑफ का मतलब ये मिसाल के तौर पे जो प्लेंटिफ है वो ये कहता है कि ये प्लेंटिफ है और ये आपका डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ ये कहता है मैंने बी को जो है 50,000 रुपीज़ दिए और वो जो है मेरे 50,000 लेके भाग गया। बी कहता है कि हाँ मैंने इससे 50,000 पे लिए, उसका रीज़न ये था कि क्योंकि ये जो है मेरे 80,000 पे लेके भाग चुका था। अभी इसने बी ने क्या किया? बी ने ए के खिलाफ काउंटर क्लेम किया। अंडरस्टैंड? तो ये आपका क्या है? ये आपका जो है रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर सेट ऑफ का पोर्शन है। सेट ऑफ जो है ऑर्डर 8 रूल 6 के अंदर डिफाइंड है। उसके बाद आ जाएं आप ऑर्डर 9 की तरफ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि नताइज। क्या नताइज होंगे कि जब पार्टीज ना आए, एक पार्टी आए दूसरी पार्टी ना आए। अगर डिफेंडेंट आता है प्लेंटिफ नहीं आता तब क्या होगा, और प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट नहीं आता फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। ऑर्डर 9 है। ऑर्डर 9 के अंदर जो आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले ऑर्डर 9 रूल 1, ऑन द डे फिक्स्ड समन्स ऑफ द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, पार्टीज शल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन एंड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देख रहे हैं ऑर्डर 9 रूल 1 के अंदर सबसे पहली बात क्या की जा रही है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपका प्लेंटिफ डिफेंडेंट को समन्स इशू करेगा तो जो कोर्ट उसको डेट फिक्स करेगी, उस डेट पे उस डिफेंडेंट को इन पर्सन भी होना है और अपने वकील को भी लेके आना है। ऑर्डर 9 रूल 1 ने ये कहा। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद जो है ये कह रहा है कि प्रोसीजर वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स। अगर सिर्फ प्लेंटिफ आता है फिर क्या होगा? अगर प्लेंटिफ आता है और डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर जो है अदालत अपनी पूरी कोशिश करेगी, उसको जो है समन्स भेजेगी। समन्स भेजने के बाद भी वो नहीं आता, फिर अदालत जो है इश्तिहारात वगैरह जो प्रोसीजर है अदालत का वो करेगी। उसके बावजूद वो नहीं आता, फिर अदालत कार्रवाई शुरू करेगी एक्स पार्टी की। एक्स पार्टी की कार्रवाई शुरू करने के दौरान क्या होगा कि देखें, जब अदालत ये देखती है कि प्लेंटिफ आ रहा है डिफेंडेंट नहीं आ रहा, फिर अदालत कहेगी कि आप जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें, एक तरफा प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। तो फिर अदालत क्या करेगी कि एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगी। अब अदालत ने एक्स पार्टी डिक्री पास कर दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डिफेंडेंट आ जाता है। डिफेंडेंट ये कहता है कि मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी, मुझे तो बताया नहीं गया था, मेरे सही प्रॉपर एड्रेस पर जो है समन्स इशू नहीं हुए थे। फिर क्या होगा? फिर जो है अब वो देगा 9/13 की एप्लीकेशन। 9/13 की एप्लीकेशन किस तरीके से देगा? उसको हम कहते हैं अक्सर सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेंट, कि जो आपने एक्स पार्टी डिक्री पास किया उसको सेट असाइड कर दिया जाए और मेरी प्रोसीडिंग, मेरे मुकदमे को भी सुना जाए, मुझे भी मौका दिया जाए। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये प्रोसीजर, यहाँ पर इस पॉइंट को आप यहाँ तक नोट डाउन करें। उसके बाद लेट सपोज के आपका जो डिफेंडेंट है, इफ डिफेंडेंट अपीयर्स एंड प्लेंटिफ डज नॉट, अगर डिफेंडेंट आ रहा है और प्लेंटिफ नहीं आता फिर क्या होगा? फिर अदालत डिफेंडेंट को कहेगी कि आप जो है एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें। डिफेंडेंट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंड ही कर रहा है। जब वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंड कर रहा है तो फिर अदालत उस प्रोसीजर को यानी कि उस मुकदमे को ख़त्म खारिज कर देगी। लेकिन अगर अदालत ये देखती है कि डिफेंडेंट जो है अपना सेट ऑफ भी क्लेम कर रहा है, तो अदालत उसके फेवर में वो सेट ऑफ जो है उसको रिलीफ दे देगी। ये हो गया आपका अच्छा 9/13, यानी कि जो आपका सेटिंग असाइड डिग्री एक्स पार्टी है, उसके लिए एक जो है रूल अप्लाई होता है, वो होता है कि अ जज कैन नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज वैल्यूएबल राइट्स विथ अ सिंगल स्टॉक ऑफ पेन। यानी कि अदालत कभी भी ये जो एक जो जज है वो कभी सिंगल स्टॉक ऑफ पेन से एकदम से फैसला नहीं सुना सकता किसी के खिलाफ। उसके बाद आ जाएं आप 9 हो गया 39। ऑर्डर 39 किस चीज़ का है? ऑर्डर 39 जब भी आप जो है
वकील हजरात, अभी जैसे कुछ टाइम में मैं कहूँ कि आप जो है कुछ ही अरसे में वकील बन जाएंगे, तो वकील बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो अक्सर जगहों के स्टे वगैरह लेना शुरू कर देंगे। अब जब आप स्टे वगैरह ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर आप देंगे ऑर्डर 9 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन। ऑर्डर 39, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2। अब अगर हम ऑर्डर 39 को खोलें तो वो हमें क्या कहता है, वो हमें बता रहा है किस चीज़ के बारे में। अच्छा जी, ऑर्डर 39 इंजंक्शंस के बारे में। देखिए इंजंक्शन क्या होती है, हुक्म इम्तनाई। एक होती है टेम्परेरी इंजंक्शन, एक होती है इंटरलोकेटरी इंजंक्शन, और एक होती है इंटरिम इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब कि जब अदालत किसी को डायरेक्शन दे के आप ये काम करें और आप ये काम ना करें। अगर अदालत जो है वो कहती आप ये काम ना करें, वो होती है नेगेटिव इंजंक्शन। और अदालत कहती है कि आप ये काम करें, तो वो होती है, उसको हम कहते हैं इंजंक्शन। अब इंजंक्शन के अंदर सबसे पहले पॉइंट रूल 1 एंड 2। रूल 1 एंड 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल 1 एंड 2 आप एक दफ़ा डायरेक्टली रीडिंग लाजमी करें। वेयर इन एनी सूट इट इज प्रूव दैट द एफिडेविट or the otherwise that any property dispute of the suit is danger or vested, wrongfully sold or execution of the decree the court में। अब यहाँ पर वर्ड क्या आया, कोर्ट में। तो सबसे पहले जो वर्ड आपने क्या याद रखना है कि जो आपका ऑर्डर 39 रूल 1 है उसके अंदर क्या है, वो डिस्क्रेशन है ऑफ द कोर्ट। उसके बाद आपने क्या पॉइंट याद रखनी है, उसके बाद आपने पॉइंट जो याद रखनी है। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट सिंध अमेंडमेंट है, अब इस अमेंडमेंट को आप छोड़ दें। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका लॉ गेट का टेस्ट है, वो लॉ गेट का टेस्ट होल पाकिस्तान के अंदर एक ही डे पे होता है, तो वो पर्टिकुलर आपको अमेंडमेंट में से कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। उसके बाद इंटरिम इंजंक्शन। इंटरिम इंजंक्शन क्या होती है, अदालत की एक सुनवाई से लेकर दूसरी सुनवाई तक। इंटरिम इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन ये होती है सिंपली कि अगर अदालत ये कहे कि अगली सुनवाई तक आप जो है ये काम करें, तो अगली सुनवाई तक के लिए अगर कोई अदालत जो है इंजंक्शन करती है, इंजंक्शन दे देती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरिम इंजंक्शन। अब जो इंटरिम इंजंक्शन है वो होती है नॉट एक्सीड 15 डेज। टाइम पीरियड क्या है इंटरिम इंजंक्शन का, वो है 15 डेज के लिए होती है मैक्सिमम। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये याद रख लें कि ऑर्डर 39, उसके बाद ऑर्डर 41। अब ऑर्डर 41 के अंदर जो पॉइंट है वो कौन सी पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर 41 खोलें, अपील, फॉरम ऑफ अपील वार्ड टू अकम्पनी मेमोरेंडम, कि जो जब आप अपील फाइल करेंगे तो उसका मेमोरेंडम कैसा होगा। अगर अपील के मेमोरेंडम की बात की जाए कि अपील का मेमोरेंडम किस तरीके कार का होगा, तो देखें जब भी आप एक अपील फाइल करेंगे तो उसका मेमोरेंडम, उस अपील का जो मेमोरेंडम होगा वो ऐसा ही होगा जैसे आप एक सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। एवरी अपील शैल बी प्रिफर्ड। देखें अपील क्या होती है, अपील होती है ऑलवेज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि अपील इज़ ऑलवेज प्रीफर्ड। अपील क्या होती है, प्रीफर्ड होती है। एप्लीकेशन मेड होती है, और जो आपकी सूट है वो सूट होता है इंस्टीट्यूट। सूट कभी भी आप ये नहीं कह सकते मैंने सूट मेड किया, सूट इंस्टीट्यूट होता है, एप्लीकेशन मेड होती है, और जो अपील है वो प्रीफर की जाती है। प्रीफर किसके ऊपर कर रहे हैं आप, डिग्री, आप जो है डिग्री के ऊपर अपील प्रीफर कर रहे हैं। उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद जो है आपने याद रखना है ग्राउंड्स हो गए। अच्छा जी, आप मेमोरेंडम के बारे में याद रखना है। उसके बाद आप जो है मेमोरेंडम के साथ जब आप अपील फाइल करेंगे उसके साथ एक जो है कॉपी देंगे, कॉपी ऑफ डिक्री। अब अपील फाइल कौन कर सकता है, अपील जो है प्लेंटिफ भी फाइल कर सकता है, और जो है आपका डिफेंडेंट, डिफेंडेंट भी आपकी अपील फाइल कर सकता है। देखें अब एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने जो रिलीफ क्लेम किया था उस रिलीफ में से उसको आधा रिलीफ मिला, आधा रिलीफ नहीं मिला, फिर भी वो जो है अपील फाइल कर सकता है। डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट के खिलाफ अगर डिक्री पास हो जाती है तो डिफेंडेंट भी आपका अपील फाइल कर सकता है। उसके बाद आपने जो पॉइंट याद रखनी है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे ऑफ अपीलेट कोर्ट, कि जब आप एक अपील फाइल करते हैं, अपील फाइल करने के बाद क्या होता है, अपील फाइल करने के बाद लेट सपोज की मिसाल के तौर पे आपने अपील फाइल कर दी। अब जो डिक्री पास हुई, डिक्री पास होने के बाद एग्जीक्यूशन का टाइम आ चुका है, तो अपील फाइल करने के बाद जो आपकी एग्जीक्यूशन है वो वहीं रुक जाएगी। आप अपील के साथ एक एप्लीकेशन देंगे जिसको हम कहते हैं स्टे ऑफ
स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए। अपील जो है हमने फाइल कर दी है, अपील फाइल कर दी है और एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाए, इसके लिए ऑर्डर 41 रूल 5 की एप्लीकेशन दी जाती है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये कि जो अपील हम पहले पढ़ के आ चुके हैं सेक्शन 96 के अंदर, और अपील हमने एक और पढ़ी ऑर्डर 41 के अंदर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखें, जो सेक्शन नंबर 96 है वो अपील कब फाइल होगी कि जब आप इन सेक्शंस यानी कि सेक्शन 1 से लेके 158 तक जितने भी सेक्शंस हैं उसके खिलाफ जब आप अपील फाइल करते हैं तो आप करेंगे सेक्शन 96 के तहत। अगर आप अपील फाइल करें किसी ऑर्डर के खिलाफ तो आप अपील फाइल करेंगे ऑर्डर 41 के तहत, यानी कि जो ऑर्डर वाली अपील है वो ऑर्डर के लिए पर एप्लीकेबल है और जो सेक्शन वाली अपील है वो आपकी एप्लीकेबल है कहाँ पर? सेक्शन 96 के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद एक और जो पॉइंट है इससे रिलेटेड वो ये पॉइंट है कि